कैलाश जी, नंदीग्राम के बारे में क्या कहेंगे? दीदी ने जो रिएक्शन दिया है अभी तक, तो देखिए, नंदीग्राम की जनता दीदी से बहुत नाराज़ हो गई है, इसलिए कि नंदीग्राम की जनता के ऊपर दीदी ने आरोप लगा दिया कि मुझ पर हमला किया। इसलिए मुझे लगता है कि इसका जवाब नंदीग्राम की जनता दीदी को देगी और मतदान वाले दिन आपको पता लगेगा कि नंदीग्राम ही नहीं, पूरे बंगाल की ज़मीन दीदी की खिसक गई। और दीदी शंकर घोष तो अभी आज क्या ज्वाइन करने वाला है क्या? अभी देखते हैं, अभी पता नहीं कुछ। चलो कहाँ पर? रायता पड़ा बाकी দান তারটা খোলে রে, তারটা। प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्ट 2 में दोबारा आप सबका स्वागत है ब्रेक के बाद। और मैं आभारी हूँ हमारे प्रभारी, उन्होंने आज इतना समय दिया। एक घोषणा और, डुवर्स कालचिनी से जीजीएम के सेंट्रल कमेटी के मेंबर और साथ ही कुछ वहाँ के युवा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय महामंत्री जी से, हमारे प्रभारी जी से निवेदन करता हूँ कि उन सबको भी भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले विशाल लामा जी, सेंट्रल कमेटी मेंबर, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, विमल फैक्शन। विशाल लामा ये हटा दो। विशाल लामा, विशाल जी स्वागत है आपका। फिर नवीन छेत्री, नवीन स्मार्ट मैन, नीरज राय और नीरज देव कुमार राय। देव कुमार किधर गए? राय ऑल आर फ्रॉम विमल फैक्शन। सेंट्रल कमेटी मेंबर। पिछले बार उम्मीदवार थे, पिछले बार वो उम्मीदवार कालचिनी से उम्मीदवार थे। आप कुछ बोलना है? आप कुछ बोल दो। ठीक बोल दो आप कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहा हूँ। महासचिव यहाँ पे हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा हमें यहाँ न्योता देने के लिए। साथ ही साथ हमारे माननीय सांसद राजू बिष्टा जी, तो आज हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे जो परिवार है उसमें हम लोग फिर शामिल होने जा रहे हैं। वैसे मोर्चा सेंट्रल कमेटी में 2008 से हम लोग काम करते आ रहे हैं, तो पिछले कई सालों से 2009 से हम लोग अलायंस टीम के रूप में हम लोग काम। আকর্ষণ আমার বেড়েছিল এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই রকম পরিস্থিতিতে আমি সত্যি আমাদের সাংসদ রাজু বিৎসের ব্যবহারে আমি এত খুশি ছিলাম। উনি যেভাবে আমাকে দাদা হিসাবে আমার পাশে এই কঠিন সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে আর কোনো অপশন ছিল না ওনার বাড়ানো হাত ছেড়ে দিয়ে ভাই দাদা বন্ধুর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার। ফলে আজকে আমি এসছি। লাস্টলি আমি শুধু এটুকু বলবো যে আমি এই পরিবারের নতুন সদস্য, কিছু চিনি না, কিচ্ছু জানি না। নতুন সদস্যদের কাছে পরিবারে যেতে গিয়ে বলবো আমার কিচ্ছু দরকার নেই, একটু ভালোবাসবেন, একটু স্নেহ করবেন, আর আমার সেলফ রেসপেক্টে আঘাত করবেন না। যেভাবে 30 বছর একটা বিপরীত মতাদর্শের জন্য কাজ করে গিয়েছি, আপনাদের মাঝেও কাজ করে সেই ভালোবাসা অর্জন করবার চেষ্টা করব। এটুকুই আমার বলার। ধন্যবাদ। उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसका कैंडिडेट क्या बताया? जीएलएफ ने 3 नाम भेजा आपके पास, मतलब देखिए, मैं उम्मीदवारों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि
हमारे यहाँ मैंने पहले भी कहा, उसको फिर रिपीट करता हूँ कि एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि जो हिल्स है यहाँ पर गोरखाओं को नेतृत्व देना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसमें योग्य उम्मीदवारों को हम नेतृत्व समय पे देंगे। कुछ समस्याएं हैं जो जैसे राजनीतिक स्थायी हल, ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार करती है और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हम करेंगे। जहाँ तक यहाँ की राजनीति का सवाल है तो मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि गोरखा आंदोलन को कुचलने के लिए पहले सीपीएम ने ऑफिशियल रूप से 1000-1200 लोगों की हत्या की थी और अभी पिछले दिनों टीएमसी ने भी लगभग 12-13 लोगों की हत्याएं की है। पर हम ये वादा करते हैं कि ये अवसर अब कभी भी नहीं आएगा और हम गोरखा समाज का मान सम्मान और उनका राजनीतिक हल निकालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, विमल गुरुंग लगातार इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि पहाड़ में कमल खिलाने वाले वे खुद हैं, तो उसको आप इन कमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए साहब, दावा तो कोई भी कर सकता है और विमल भी कर रहे हैं तो कोई उन्होंने कमल खिलाया ऐसा वो मानते हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूँ। पर आने वाले समय में कमल कौन खिलाएगा ये आप और हम देखेंगे, तो उस समय आप लोग प्रमाण पत्र देना है कि कमल किसके कारण खिलता है। तो आपको लगता है कि अलायंस आपका टूटने के बाद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का साथ जो अलायंस टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल की 16 सीटें में जहाँ पे गोरखा वोटर्स की ज़्यादा अधिकता अहम भूमिका रहती है, इस जगह पे आप लोग कमजोरी हुए आप लोग लगते हैं आपको? हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारी सीटें बढ़ेगी, आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उस क्षेत्रों में काम किया, वहाँ के सांसद महोदय ने काम किया। मैं बहुत गंभीरता से दावे के साथ एक बात कहता हूँ कि राजू जी के सांसद बनने के बाद इनके संसदीय क्षेत्र में बहुत विकास के काम हुए। न सिर्फ विकास के काम हुए, इस सारी क्षेत्रों की समस्याएं यदि पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में किसी ने उठाई है तो वो राजू भाई ने उठाई है। इसलिए गोरखा समाज के गौरव के रूप में मैं राजू जी को मान्यता प्रदान करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इस क्षेत्र की समस्या के लिए, इस समाज की समस्या के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जहाँ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि लड़ाई भी लड़ेंगे और मैं क्योंकि बंगाल का प्रभारी हूँ तो मैं हमेशा राजू भाई के साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू। दादा, कमीशन सीएम को लेकर तृणमूल ने कमीशन को जो चिट्ठी लिखी थी उसके रिप्लाई में कमीशन में कड़ा जवाब दिया है टीएमसी को कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है जो टीएमसी वाले बोल रहे थे, तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आप अपने वीडियो में से वो वीडियो छाटिए जिसमें ममता जी पद यात्रा कर रही, आप देखेंगे कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं। आप वो वाला वीडियो निकालिए जिसमें वो स्कूटी चला रही हैं, कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं वो। अब 200 पुलिस के घेरे में कोई आके धक्का दे के निकल जाए, ये किसकी असफलता है? चुनाव आयोग कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है क्या? हमारे यहाँ जो कार्य विभाजन है कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, उस कार्य विभाजन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है भाई, ये चुनाव आयोग का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं जो लोग आज चुनाव आयोग से मिलने गए, ये तथाकथित बुद्धिजीवियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि प्रदेश में सरकार उनकी है, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका है और उनके मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और वो चुनाव आयोग में गए। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? क्या सिंपैथी लेने के लिए दीदी ने ये एलिगेशन लाया सामने? ये सिंपैथी लेने के लिए गया था किंतु उल्टा पड़ गया और उससे नंदीग्राम के लोग भी नाराज हो गए और सारे प्रदेश में दीदी का चेहरा बेनकाब हो गया। थैंक यू। चलिए, पिछले 2011 से जब तक पहाड़ में जब भी इलेक्शन हुआ था, आप लोग उनका जो अलग स्टेटहुड वार्ड है वो इस बार और एक चुनाव आ रहा है, इसका आपका क्या? मैंने बोला ना, स्थायी राजनीतिक दल निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
थैंक यू भाई। उसके बारे में आपका क्या विचार है? उसका कैंडिडेट जीएलएफ ने 3 नाम भेजा आपके पास, मतलब देखिए, मैं उम्मीदवारों के बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले भी कहा, उसको फिर रिपीट करता हूँ कि एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करता है और उसके बाद ही हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं। पर हाँ, ये बात सही है कि जो हिल्स है यहाँ पर गोरखाओं को नेतृत्व देना ये हमारी जिम्मेदारी है और उसमें योग्य उम्मीदवारों को हम नेतृत्व समय पे देंगे। कुछ समस्याएं हैं जो, जैसे राजनीतिक स्थायी हल, ये सिर्फ अगर कोई कर सकता है तो केंद्र सरकार करती है और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और हम करेंगे। जहाँ तक यहाँ की राजनीति का सवाल है तो मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि गोरखा आंदोलन को कुचलने के लिए पहले सीपीएम ने ऑफिशियल रूप से 1000-1200 लोगों की हत्या की थी और अभी पिछले दिनों टीएमसी ने भी लगभग 12-13 लोगों की हत्याएं की है। पर हम ये वादा करते हैं कि ये अवसर अब कभी भी नहीं आएगा और हम गोरखा समाज का मान सम्मान और उनका राजनीतिक हल निकालने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। सर, विमल गुरुंग लगातार इस तरीके के दावे कर रहे हैं कि पहाड़ में कमल खिलाने वाले वे खुद हैं, तो उसको आप इन कमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए साहब, दावा तो कोई भी कर सकता है और विमल भी कर रहे हैं तो कोई उन्होंने कमल खिलाया ऐसा वो मानते हैं तो मैं उनको नमस्कार करता हूं। पर आने वाले समय में कमल कौन खिलाएगा ये आप और हम देखेंगे, तो उस समय आप लोग प्रमाण पत्र देना है कि कमल किसके कारण खिलता है। तो आपको लगता है कि अलायंस आपका टूटने के बाद, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ जो अलायंस टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर बंगाल की 16 सीटें में, जहाँ पे गोरखा वोटर्स की ज्यादा अधिकतर अहम भूमिका रहती है, इस जगह पे आप लोग कमजोरी हुए, आप लोग लगते हैं आपको? हमारे वोट बढ़ेंगे, हमारी सीटें बढ़ेगी, आप देखेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर उस क्षेत्रों में काम किया, वहाँ के सांसद महोदय ने काम किया। मैं बहुत गंभीरता से दावे के साथ एक बात कहता हूँ कि राजू जी के सांसद बनने के बाद इनके संसदीय क्षेत्र में बहुत विकास के काम हुए। न सिर्फ विकास के काम हुए, इस सारी क्षेत्रों की समस्याएं यदि पुरजोर तरीके से पार्लियामेंट में किसी ने उठाई है तो वो राजू भाई ने उठाई है। इसलिए गोरखा समाज के गौरव के रूप में मैं राजू जी को मान्यता प्रदान करता हूँ और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इस क्षेत्र की समस्या के लिए, इस समाज की समस्या के लिए हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जहाँ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है कि लड़ाई भी लड़ेंगे और मैं क्योंकि बंगाल का प्रभारी हूँ तो मैं हमेशा राजू भाई के साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू। दादा, कमीशन सीएम को लेकर तृणमूल ने कमीशन को जो चिट्ठी लिखी थी उसके रिप्लाई में कमीशन में कड़ा जवाब दिया है टीएमसी को कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, जो टीएमसी वाले बोल रहे थे। तो आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आप अपने वीडियो में से वो वीडियो छाटिए जिसमें ममता जी पद यात्रा कर रही, आप देखेंगे कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं। आप वो वाला वीडियो निकालिए जिसमें वो स्कूटी चला रही हैं, कम से कम 200 पुलिस के घेरे में चलती हैं वो। अब 200 पुलिस के घेरे में कोई आके धक्का दे के निकल जाए, ये किसकी असफलता है? चुनाव आयोग कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है क्या? हमारे यहाँ जो कार्य विभाजन है, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, उस कार्य विभाजन में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का विषय है भाई, ये चुनाव आयोग का नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं जो लोग आज चुनाव आयोग से मिलने गए, ये तथाकथित बुद्धिजीवियों को इतना भी ज्ञान नहीं कि प्रदेश में सरकार उनकी है, प्रदेश में मुख्यमंत्री उनका है और उनके मुख्यमंत्री की जवाबदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, और वो चुनाव आयोग में गए। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? क्या सिंपैथी लेने के लिए दीदी ने ये एलिगेशन लाया सामने में? ये सिंपैथी लेने के लिए गया था किंतु उल्टा पड़ गया और उससे नंदीग्राम के लोग भी नाराज़ हो गए और सारे प्रदेश में दीदी का चेहरा बेनकाब हो गया।
थैंक यू। चलिए। पिछले 2011 से जब तक पहाड़ में जब भी इलेक्शन हुआ था उनका आप लोग उनका जो अलग राज्य स्टेटहुड पॉइंट है वो सिक्वेंशियली आप लोगों ने कंसीडर किया। इस बार और एक चुनाव आ रहा है, इसका आपका क्या होगा? मैंने बोला ना, स्थायी राजनीतिक दल निकालेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। थैंक यू भाई। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ आंतरिक डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ विधायक दल अपना नेता चुनेगा, आप और मैं हम नेता थोड़ी चुनेंगे। कैलाश जी, एक सवाल था कैलाश जी कि आप कह रहे हैं कि प्रेस के पास चश्मा नहीं है देखने के लिए, लेकिन आप इस चश्मे से 200 सीट जी 200 सीट जो बंगाल में आप लाने का दावा कर रहे हैं, किस चश्मे से आप? देखिए, मैं पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में आया था तो हमने 22 सीट बोला था, 23 सीट बोला था। तब भी आपने पूछा था कि आप कौन से चश्मे से देख रहे हो, उसी चश्मे से देख रहा हूँ। जब आप 8 सीट मानने को तैयार नहीं थे, हम 18 सीट लाए थे। नहीं सर, उस समय सरकार बनाने का भी दावा किया गया। नहीं, हमने सरकार केंद्र में बनी हमारी। नहीं, बंगाल लास्ट विधानसभा में हमने कभी नहीं कहा सरकार बनाने। एक एक करके CBI had served a notice to Abhishek Banerjee in this. First one and second one is मिथुन चक्रवर्ती क्या वेस्ट बंगाल में कैंडिडेट होंगे? देखिए, मिथुन दास से मेरी बात हुई थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है, पर फिर भी अगर पार्टी निर्णय करेगी और हम मिथुन दास से बात करेंगे, यदि वो लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। एक मिनट, पूरा जवाब हो जाने दीजिए। एक का मैं आपके प्रश्न का एक का जवाब दूंगा, आप चिंता मत करिए। दूसरा, आपने CBI का प्रश्न पूछा। CBI के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि CBI के प्रश्न का उत्तर CBI के अधिकारी ही देंगे। आप बोलिए। सवाल था कि पोल स्कैम के मामले पे CBI ने समन भेजा है अभिषेक बैनर्जी को, जो सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड और उनके फादर को, तो पोल स्कैम में ये भेजा गया है सर। तो इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, CBI के बारे में मुझे जानकारी नहीं CBI ने क्यों भेजा, पर मेरे पास 6 महीने पहले अभिषेक के ससुराल वालों के खातों के नंबर आए थे, वो मैंने CBI को दिए थे कि आप इसकी जांच करा लीजिए, गलत है कि सही है। उनके बैंक के खातों के, वो मैंने जरूर CBI को दिए थे। अब CBI ने उसी आधार पर दिया है क्या, ये मुझे नहीं मालूम। कोल स्कैम पे था सर। कोल स्कैम के पैसे उनकी साली के खाते में गए थे, उसके कहीं से उनकी ही पार्टी के किसी नेता ने मुझे कागज़ दिया था, वो मैंने CBI को जमा किया था। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। कैलाश जी, पहाड़ की राजनीति में आप लोग को एक अहम हिस्सा था गोरखा जनमुक्ति मोर्चा। आपको लगता है जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को अलायंस जो था उत्तर बंगाल पे काफ़ी सीट है? इस प्रश्न का उत्तर मैं भी आपको 10 मिनट बाद दूंगा। कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उसकी योग्यता के अनुसार हमेशा काम मिलता है, और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ पर इंटरनल डेमोक्रेसी है और जहाँ लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। आप यदि ऊपर से लेकर नीचे तक की लीडरशिप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक सामान्य परिवार के लोग, प्रधानमंत्री सब जानते हैं कि चाय बेचने वाले। माय फादर वाज लेबर इन मिल। मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके पिताजी एक छोटे से किसान के बेटे। आप सारे प्रदेशों में जाके देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य परिवार से निकलकर शीर्ष तक जाते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम मिलता है। भाई साहब आपके बीच में आप बैठे में क्या होगा? होगा नहीं बोलेंगे, मैंने बोला 10 मिनट का ब्रेक, टी ब्रेक। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, तो हम लोग वेट करेंगे। हाँ, यहीं पे मैं भी यहीं हूँ। आइए इधर से आप इधर से आ जाओ। ठीक है संकट, आगे बढ़िए, कुर्सी आगे लगा दीजिए, कुर्सी आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक स्वच्छ एक सरकार है, जिस प्रकार से केंद्र में है, उसी प्रकार से हमारे बंगाल, हमारे दिवस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भाई नवीन छेत्री जी हैं, हमारे
अंचल प्रेसिडेंट हमारे देव कुमार राय जी हैं, हमारे नीरज राय जी आज हम लोग साथ यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। वैसे हमारे वहाँ पे सभी है नहीं 2007 से। देखिए जिस प्रकार से हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी के नेतृत्व में और जिस प्रकार से अलायंस 2009 से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ था, पिछले 2014 से उनका सरकार भी है और हमारे विषय वस्तु को संसद में भी हमारे माननीय सांसद के द्वारा रखा जा रहा है, ये एक अलग बात है। और साथ ही साथ हम लोग इसीलिए आए हैं कि हम लोग एक बीजेपी परिवार के साथ मिलकर आने वाले दिनों में अच्छा एक काम कर सके, समाज में एक अच्छा काम कर सके, एक अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण एक माहौल बना सके, इसीलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी प्रेस के मित्रों से मेरी कुछ विनती है, भाई साहब को निकलना है, फ्लाइट भी है, तो आपके कुछ और प्रश्न होंगे क्योंकि विशाल जी तो लोकल ही यहीं रहेंगे बाद में लोग हैं उसमें। और उसी तरफ उनके जो अगेंस्ट में खड़े हुए हैं ममता बनर्जी अभी अस्पताल में है, कह रहे हैं कि अगले 2-3 दिन जनसभा जो है व्हील चेयर पे करेंगे। पूरे चीज को देखते हुए क्या देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैं भी नंदीग्राम गया नहीं हूँ पर मैं संपर्क में हूँ वहाँ के लोगों से। नंदीग्राम के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि ममता जी ने उनके क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई उसमें वहाँ के लोगों के ऊपर आरोप लगाया। उससे नंदीग्राम के लोग बहुत दुखी हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये आरोप झूठा है, ये एक्सीडेंट था, उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। इस बात को लेकर नंदीग्राम में काफ़ी ममता जी के खिलाफ आक्रोश है। सर, ये सॉफ्ट कॉर्नर एक क्रिएट करेगा, लगता है कि ये जो वोट है उनकी तरफ जा सकती है, क्या सिंपैथी ग्रो करेगा, क्या कहेंगे सर? ममता बनर्जी के फेवर में जाएगी ये लग रहा है। देखिए, दुनिया के अंदर 7 आश्चर्य है, ये अगर 8वां आश्चर्य होता यदि ममता जी के ऊपर कोई हमला करता। मैं पिछले 6 वर्ष से बंगाल के अंदर राजनीति कर रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं कि ममता जी की तरफ आंख उठाकर देख ले। आप भी पत्रकार हैं, लंबे समय से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या आपको महसूस होता है कि इस बंगाल के अंदर किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो ममता जी के ऊपर हमला कर दें? ममता जी तो ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने के लिए 4 बार सोचते हैं लोग, और इसलिए ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होता यदि हमला होता। शुभेंदु जी क्या जीतेंगी ये माहौल को देखते हुए? 100% जीतेंगे, और मैं दावे से कह रहा हूँ 50,000 से ज़्यादा वोट से शुभेंदु जीतेंगे। आप पहले से जो बताया जी ये अंधेरी चल रहा है, जब पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए तो उसी टाइम में बीजेपी वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 18 सीट मिला था, तो ये बीजेपी का वेव आ गया। इसी टाइम में आपको ये जरूरत लग गया जी दूसरा इतना अंधेरी में। देखिए, बंगाल के अंदर यदि आप 4 दशक से देखेंगे जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, हिंसा की राजनीति है, बदले की भावना की राजनीति है। ऐसे समय में जो अच्छा व्यक्ति है, जो राजनीति करना चाहता है, जो राजनीति में सद्भावना चाहता है, जो हिंसा को पसंद नहीं करता, उसके पास कोई अवसर नहीं था कि किस दल में जाए वो। और हम भारतीय जनता पार्टी, हमने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम हिंसा की राजनीति ख़त्म करेंगे और हिंसा की राजनीति करने वालों को सबक देंगे। तब से हमने देखा है कि लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हिंसा कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते हैं शांति हो, पर बंगाल में हिंसा की राजनीति बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस के समय से चालू हुई थी, सीपीएम के तरफ समय पाई, टीएमसी में ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और अब लोग हिंसा की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से, टोलाबाजी की राजनीति से, सिंडिकेट की राजनीति से तंग आ चुके, और लोग चाहते हैं कि खुली हवा में सांस लें। और मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सारे देश में
सरकार चल रही है, राज्यों में सरकार चल रही है, लोग खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। और इसलिए अच्छे लोग जो किसी भी दल में हो, हमारे पास कांग्रेस से भी लोग आए, हमारे पास सीपीएम से भी लोग आए, हमारे पास टीएमसी से भी लोग आए, अच्छे लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और इसीलिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। भले जी, इस भवन पे आपने उत्तर नहीं, अभी नहीं, हमारे यहाँ देखिए, आप लोगों ने अभी कांग्रेस देखी, टीएमसी देखी, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए आपको भी कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हम जिला अध्यक्षों के साथ बात करते हैं। 2 दिन तक हमारी चुनाव समिति के लोगों ने जिला अध्यक्षों से बात की। जिला अध्यक्ष के बाद फिर प्रदेश की हमारी कोर कमेटी में उन सब नामों पे चर्चा हुई। फिर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की कल बैठक हुई, उसमें हमारी चर्चा हुई। कल दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ चर्चा होगी इन सब नामों पे। उसके बाद पार्लियामेंट की बैठक होगी, उसमें नाम घोषित होंगे। तो हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय करने के लिए नीचे से लेके ऊपर की तक जाना पड़ता है। ये कोई 1.5 लोगों की पार्टी नहीं है कि ममता जी 1 से 10 नीचे तक कोई नेता नहीं, 11 से लेके 15 तक कोई नेता नहीं, 15 में अभिषेक बनर्जी, कुल 1.5 लोगों की पार्टी। वही लोग निर्णय करते हैं हमारे यहाँ। आप तो ये मानेंगे कि आपको वोटर हो चुका है बंगाल में, लेकिन आपका लीडर नहीं है, उम्मीदवार खड़ा करने के दूसरे पार्टी से आप ले रहे हैं, ये तो मानेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ लीडर्स का एक पूरा की पूरा ग्रुप है। हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप, मैं इस शब्द को फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है और वो कभी भी उभर के सामने आती है। महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे आप पत्रकार पूछ रहे, वैसे वहाँ पर भी मुझसे पूछा गया था कि आपका लीडर कौन। वहाँ लीडर, जब हमने देवेंद्र फडणवीस को किया तो वो लीडर हो गए। जब उत्तर प्रदेश में गए तो लोगों ने यही प्रश्न पूछा था, आपका लीडर कौन। जब विधायक दल ने योगी जी को नेता चुना तो वो नेता बन गए। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था, वहाँ पर भी आपके जैसे पत्रकारों ने पूछा, आपका लीडर कौन। विधायकों ने मनोहर लाल जी खट्टर को चुना, वो मुख्यमंत्री बन गए। 2 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज़्यादा विधायक चुनेंगे। 3 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। वो नेता चुनकर दिल्ली बताएंगे, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री की बोर्ड की बैठक होगी और वो उस पर सील लगा देंगे। तो हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। वो आप लोगों को पास वैसा चश्मा नहीं है कि आप उसको देख पाएँ, क्योंकि आपने शंकर दा अपना 2 मिनट विषय रख लेंगे, फिर आप अपने सवाल पूछिए। প্রথমত সবাইকে ধন্যবাদ, মাননীয় কৈলাস বার্গজিকে ধন্যবাদ, রাজু বিস্তাজি, প্রবীণ দাকে भी ধন্যবাদ। প্রথমত আমি একটু বলে রাখি যে যেহেতু আমার কাছে পুরো পরিবেশটাই আমার একেবারেই অচেনা, আমি বস্তুত কখনোই এই পরিবেশের সাথে থাকিনি, ফলে আমি কোথাও যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে মার্জনা করবেন। আমি প্রথমেই স্মরণ করব অভিজিৎকে, আমার বন্ধু ভাই, যার কথা আজকে এখানে আসবার পরে আমার মনে হয়েছিল ওকে একবার স্মরণ না করে আমি আমার কথা বলতে পারবো না। আমি খুব সাধারণ ছেলে, এতটাই সাধারণ ছেলে যে সবসময় কাজ করতে ভালোবাসতাম। একটা নীতি আদর্শের উপরে ভিত্তি করে 30 বছর ধরে কাজ করেছি। সেখানে আমার কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমি যে নীতি আদর্শ নিয়ে কাজ করি, আমাকে যদি বলা হতো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে পার্টি অফিস ঝাড়ু দাও আর মানুষের জন্য কাজ করো, নিজের যা আছে সেটা করো, আমি সেটাই করতাম। আমাদের ছোট থেকে অনেক কিছু আমরা শিখেছি, তার মধ্যে একটা জিনিস শিখেছি, বুঝি যে লড়াইটা হচ্ছে সমাজটাকে বদলানোর জন্য। ফলে অনেকে এখানে অনেক কথা বলেছেন, নানা ধরনের বিষয় উঠে এসছে। আমি গত 4 বছর ধরে যন্ত্রণায় ছিলাম, লাস্ট 2 মাস ধরে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় ছিলাম। আই ওয়াজ হার্টেড বাই ইন দ্য কোর অফ মাই হার্ট। তো আমি ভয়ঙ্করভাবে নিজের সাথে দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। অ্যাট লাস্ট
চিঠি দিই। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি যে আমি মনে করি, এর আগের দিনে দেখেছেন যে আমার মধ্যে একটা আবেগ ছিল আমার সহকর্মীদের জন্য। আজকের দিনে আমি বলছি যে আমি যা করেছি আমি ঠিক করেছি। অ্যান্ড আই এম ইন আ মিশন টু বিল্ড আ নিউ Siliguri as well as North Bengal, as well as I am in a mission to expose an unethical nexus. এবং সেই জন্যই আজকে আমার ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসা। আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা আমাকে চেনেন অনেক দিন ধরে, 30 বছর ধরে আমি একই কাজ করেছি। বাম ছাত্র যুব আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী হয়ে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলবো, আমার মতন অনেক ছেলে মেয়ে ঠিক এইভাবেই ভাবেন, কিন্তু আমরা শিখি যে মতাদর্শের উপরে আস্থা অবিচল রাখতে হবে এবং নেতা নয় নীতি দেখে দেখতে হবে। আর এই মতাদর্শ আর অনুশাসনের নামে বাম ছাত্র যুবদের নীরবে বলি দেওয়া হয়, নীরবে। যা আমরা অনুশাসনের কারণে আমরা কোনো দিন কোনো কথা বলি না বাইরে। 30 বছরে একজনও বলতে পারবে না, নট আ সিঙ্গেল ওয়ার্ড আমি কখনো পার্টির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেছি। অ্যান্ড হোয়াট আইডিওলজি দে আর টকিং অ্যাবাউট, আমি যখন এই কথা বলবো, আই ওয়াজ ইন আ পজিশন যেখানে আমি বলতাম, ইউ আর টকিং অ্যাবাউট হুইচ আইডিওলজি, আমরা ক্লাস পলিটিক্স করি। অথচ নির্বাচনী সংগ্রাম ইত্যাদির নাম করে আমরা যখন দেখি যে ভূস্বামী যোদ্ধার জমিদারদের প্রতিনিধিত্বকারী দলের সাথে রাজনৈতিকভাবে আসন সমঝোতা করতে হচ্ছে, ধাক্কা খাই, বোঝানো হয়। আমরা যখন দেখি যে যেখানে দেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থের নীতি প্রশ্নে আমরা যখন কথা বলি দেশীয় অর্থনীতি নিয়ে, সেখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে ওপেন ইকোনমিক সিস্টেমের সাথে হাত মিলিয়ে দাও, যা কংগ্রেস তার ফরওয়ার্ড করে। সব কিছু মানতাম এই কারণে আমরা অনুশাসনে বিশ্বাসী। দেয়ার আফটার ইট কামস দ্য লাস্ট হ্যামার অন মাই মাইন্ড, ক্লাস পলিটিক্স করে আইএসএফ যা আইডেন্টিটি পলিটিক্স করে, যেটা একেবারে বিরুদ্ধে ক্লাস পলিটিক্সে, আমরা ভোটে জেতার জন্য সমস্ত নীতি বিসর্জন দেব, বলতে পারবো না। আমাদের তো কোনো চাহিদা নেই, আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু আমরা এটা চাই যে নীতির প্রশ্নে দেয়ার শুড নট বি এনি কম্প্রোমাইজ। আমরা সারা জীবন লড়াই করতে পারি যদি নীতি আদর্শ সঠিক থাকে। দুর্ভাগ্যবশত এটা হচ্ছিল না। এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে আমার কি করা উচিত ছিল? এত যন্ত্রণার মধ্যে ছিলাম, একদিকে কথা না বলতে পারার যন্ত্রণা, একদিকে নীতি নিয়ে যন্ত্রণা, বারবার করে নানা অপবাদ দিয়ে আমাকে উইদিন দ্য কমিটি আমাকে বসিয়ে রাখা হতো। অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি যাদের সাথে কাজ করেছি 30 বছর ধরে। লাস্টলি আই ডিসাইডেড ছেড়ে দেবো। দুটো অপশন আমার খোলা ছিল, এক চিরতরে পাড়ার মোড়ের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় রাজনীতি করা। কোন রাজনীতি করব আমার সামনে অপশান কিছু ছিল, কিন্তু আমার কোনো বন্ধু ছিল না। একটা যে অভিভাবক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে তার একজন বন্ধুর দরকার ছিল। I got one friend. He stretches his hand, our MP, Sri Raju Bistar. Think about us. এবং সেখান থেকেই আমাদের কথা বলা শুরু। আমি সেদিন রাজুজিকে একটাই কথা বলেছিলাম যে আমি হয়তো ভাববো, কিন্তু আমাকে একটা কাজ করে দেবে। আমি একটা বাচ্চাকে দেখেছি, সেই বাচ্চার
ট্রিটমেন্টটা শুধু আপনারা দেখে দিন। কষ্ট হয়, আমার মার পাশের বেডে আছে। আমি সেই কাজটাই করেছি। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অনারেবল এমপি সাহেব যে তিনি এটা কোচ করেছেন। আমি আসলাম এমন একটা জায়গায় যেখানে আমার কাজ করার ইচ্ছা, আমি একটু বলে নিব, বলবো? হ্যাঁ, আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে। কিন্তু অনেকের প্রশ্ন করেছে আমাকে, তুমি তো নীতি নিয়ে কাজ করতে, নেতা তো আমাদেরকে শেখানো হয়নি। আমি অবাক হয়ে দেখতাম পলিসির প্রশ্নে কে কোথায় প্রার্থী হবে আমাদের কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু পলিসি তো একটা থাকবে। কেউ এক জায়গায় জিতে যাবে, তার বদল হবে না। কেউ এক জায়গায় হেরে যাবে, তারও বদল হবে না। দিস শুড বি আ পলিসি অফ আ পার্টি। প্রয়োজন ছিল না ABCD যাকে খুশি দাঁড় করাও। দেয়ার শুড বি আ চেঞ্জ। উইদাউট হ্যাভিং চেঞ্জ, হাউ ক্যান ইউ এক্সপেক্ট আ নিউ থিং টু বি গ্রোন আপ? নেভার। তাও আমাদের কিছু যায় আসে, কিন্তু বারবার হার্ট হচ্ছিলাম। হার্ট হতে হতে আজকে এই জায়গায় এসেছি। তুমি তাহলে এমন একটা দল বেছে নিচ্ছ যা তোমার বিপরীত মতাদর্শের দল। যতটুকু অল্প শিক্ষার মধ্যে এইটুকু শিখেছি, দুটো পার্টি হচ্ছে ক্যাডার বেস পার্টি। আমরা প্রাক্তন পার্টিতে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলি, এখানে ন্যাশনালিজম, জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন গরিব মানুষের উন্নতির কথা বলি, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ডাউন টাউন পিপলের জন্য আমরা কথা বলি, বাট অল in the books right now, as because there is no scope to they do something for the downtrodden people. তাহলে আমার কাছে অপশান ছিল who is doing such type of works। সেখানে আমি দেখলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি তার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দিয়ে তিনি এই কাজটা করবার চেষ্টা করেছেন। তার বিভিন্ন স্কিম তিনি এখনই মাননীয় সম্মানীয় কৈলাসবর্গজি বলছিলেন যে কিভাবে তিনি মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে ওনার একটা জিনিস ভালো লাগে যে উনি লক্ষ্যে স্থির, ওনার উদ্ভাবনী শক্তি ভীষণ, এবং তিনি যেটা ঠিক করেন সেটাকে পূরণ করেন। भारत माता की भारत माता की बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद वंदे मातरम भारत माता की একটু নামা না, হাতটা একটু নামা না, ফোনটা একটু এদিকে, একটু উপরের দিকে, সংকট একটু ডান দিকে, এদিকে তাকাও, এদিকে সামনে। হ্যালো, ওই লেভেলে যাবে কোন রাস্তা নেই। हाँ इधर ही मास्क खोल दो, पहचान भी नहीं आ रहा। तो बस एक बार अब थोड़ी देर, तो मीडिया के सभी मित्रों को मैं स्वागत करता हूं, मीडिया के सभी साथियों को एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच और साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रभारी और हम सब के अभिभावक आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय को आज हम सब ने निमंत्रण दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शंकर घोष जी जो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं, वो आज इस परिवार में शामिल हो रहे हैं, और कि हमारे बीच में
और भी ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं जो दूसरे की तकलीफ को अपना तकलीफ समझते हैं। मैं कल इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक निवेदन किया था कि जब इनकी माँ जो है अस्पताल में भर्ती हुई, प्रयोग हो सकता था पार्टी की तरफ से, वो सब किया। सो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मानवता के नाते मतलब इतने अच्छे सोचने वाले सिलीगुड़ी में हमारे नेता है। सो मुझे लगता है ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं। तो मैं कैलाश जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। নো কমেন্টস। এইরকম ব্যক্তিদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। আমরা এটি করি। যা হোক, যেখানেই হোক না, যে হয়ে যাক না কেন, আমার এসব নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তাই নেই। এতদিন ধরে আপনাদের সঙ্গে ছিল, দল করেছে, সেই জন্যই তো আমি বললাম নো কমেন্টস। এদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। একদমই আপনার কাছের সাথে লোক ছিল, পাশের লোক ছিল। মানে কখনো কি বুঝেছেন যে এরকম একটা দল পরিবর্তন করে বিজেপিতে চলে যাবে, যাদের বিরুদ্ধে আপনারা নেমেছিলেন রাস্তায়? বোঝা উচিত ছিল, বুঝতে পারিনি, বোঝা উচিত ছিল। এই মুহূর্তে যেহেতু আপনারা লড়াইটা করছেন বিজেপির সাথে, সেখানে সেই সাম্প্রদায়িক দল বলে একটা অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে, সেই দলের তিনি যোগ দিলেন। উনি কি করলেন না করলেন আমার কোনো মাথা ব্যথা নেই, ওনার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নেই, ওকে পার্টি থেকে এক্সপেল করে দেওয়া হয়েছে। আমি তার চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ না। উনি যা ইচ্ছায় দেয় করুক, কোথায় দাঁড়াবে না দাঁড়াবে আমার সঙ্গে কোনো কোথাও কি মনে হচ্ছে যে যারই প্রতিদ্বন্দ্বী হোক, কোথাও কি মনে হচ্ছে যে আপনার সঙ্গে থেকে আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? আমি কোনো কথাই বলবো না। সব ওর সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো, আমি এটাই বলছি।